हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए समान अध्ययन प्रश्न पत्र 7। इससे पहले ऑलरेडी 6 सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जो घटना चक्र जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है उसका डेली वीडियो जो है वो रात को 9 बजे अवेलेबल होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। डेली रात को 9 बजे वीडियो अवेलेबल भी होता है। और इससे पहले भी मध्यकालीन भारत ख़त्म हो गया है, आधुनिक भारत अभी चल रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम सब ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। देखिए कौन सा राज्य जो शीर्ष पर रहा है, ये पूछ रहा है विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में, तब आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। लेकिन अगर विदेशी की जगह क्वेश्चन में कर देगा कि घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन रहा है, तब आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर विदेशी आता है तो तमिलनाडु और घरेलू आता है तब उत्तर प्रदेश जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो संस्कृति तथा पर्यटन विभाग के जो स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्री हैं उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट है हमारा कि शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं के स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो उनका नाम है इलाबेनिल बालजीवन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और यह एक भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया है, वो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो ये किसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, कुचिपुड़ी की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी की। इनको पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से कौन देश के द्वारा किया जाएगा। यह बात कर रहा है 13वां, तो 13वां कब आयोजित होगा, 2021 में ही, और कौन करेगा, भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह तीसरी बार ऐसा होगा जब भारत इसमें शामिल होने के बाद ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत जो है वो 2012, 2016 में आयोजित कर चुका है। अगर हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स जो होता है उसमें ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इसका जो फॉर्मेशन है वो सितंबर 2006 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा सर्व पावर योजना शुरू की गई है, तो सर्व पावर योजना जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो हमारे तत्कालीन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर्व पावर में सर्व का मतलब होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि महिला शोधकर्ताओं को उभरने में सहयोग करना और साथ ही साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जेबियन ग्रह नहीं है। देखिए जेबियन ग्रह की अगर बात कीजिएगा तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये सब गैसीय ग्रह है। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें ही जेबियन ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे जेबियन कौन ग्रह नहीं है, मंगल नहीं है जेबियन ग्रह। मंगल की अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब मार्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल जो है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। सौरमंडल का यह सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, और सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, वह मंगल ग्रह पर ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा बिग बैंग की घटना जो है वो कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तो बिग बैंग की जो घटना है वो लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बिग बैंग की घटना की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रारंभ में ब्रह्मांड का एक समस्त पदार्थ जो था वो एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर एकत्रित था। फिर 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या होता है कि बिग बैंग की प्रक्रिया के कारण ही इस गोलक में भीषण विस्फोट होता है, जिससे इसका विस्तार होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा बिग बैंग से कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो महाविस्फोटक सिद्धांत है यानी बिग बैंग थ्योरी जो है वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, और इसका प्रतिपादन जो है वो बेल्जियम के खगोलक एवं जो बेल्जियम के जो खगोलक थे उनका नाम था जॉर्ज लेमेंतेरर, उनके द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है हमारा कोयला निम्न में से किस प्रकार के सेल का उदाहरण है। देखिए कोयला की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो ये अपसादी सेल का उदाहरण है, और अपसादी सेल का निर्माण जो है वो मूल सेल स्रोतों से विखंडित हुए कणों से बने अपसाद के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपसादी सेल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा वायुमंडल में हीलियम गैस के का आयतन का अनुसार कितना प्रतिशत है। देखिए वायुमंडल की अगर बात कीजिएगा तो नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 20 से 21%, आर्गन की अगर बात कीजिएगा तो 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और हीलियम की अगर आप बात कीजिएगा तो 0.005। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि सार गैसो सागर किस महासागर का भाग है। तो सार गैसो सागर की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये अटलांटिक महासागर का भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर। देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच जो स्थित होता है शांत जल का क्षेत्र, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सारगैसो सागर कहते हैं। और इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है, जिसके नाम पर इसका नाम सारगोसी सागर रखा गया है। एक चीज़ और, अगर हम लोग बात अटलांटिक महासागर की करते हैं तो याद रखिएगा यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसकी आकृति जो है वो अंग्रेजी के इस आकार से मिलती जुलती है, और व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर जो है वो संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट है हमारा अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र जो है वो अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो इस क्वेश्चन का सही देखिए 10 डिग्री चैनल ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वहीं अगर हम लोग 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये काबारती और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो है वो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। देखिए कश्मीर हिमालय की अगर बात करते हैं तो वो करेबा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल और बुलर झील भी स्थित है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। तो यह कौन सी नदी करती है, ये नर्मदा नदी करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। देखिए प्रायद्वीपीय नदियों मुहाने पर ज्वारंदमुख या फिर छोटे डेल्टे का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। लेकिन अगर हिमालय की नदियाँ की बात कीजिएगा तो हिमालय की नदियाँ जो है वो मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे कि गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी नदियाँ हैं। वहीं अगर हम लोग नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा का जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से है। नर्मदा से याद रखिएगा यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है, और यह विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है हमारा इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है। देखिए इंद्रावती की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो इंद्रावती जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। बाद बाकी जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राणहिता, पैनगंगा, मानेर, बैनगंगा, ये सब जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी से याद रखिएगा इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, और इसका उद्गम जो है वो नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से है। गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी भी है। नेक्स्ट हमारा पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। देखिए पंपा सरोवर की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो ये कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है। बाद बाकी कर्नाटक की अगर और बात करते हैं तो बेलांदूर झील, कुचिकल जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये सब जो है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है। तो पोचमपाद परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर ही स्थापित किया गया है, और यह जो है वो तेलंगाना के निजामाबाद जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। नेक्स्ट हमारा भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में टीन का जो अधिकांश उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में होता है, और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। वहीं अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान से याद रखिएगा चांदी और कच्चा तेल राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो ये बॉक्साइड, निकेल, क्रोमाइट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। और अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो ये कॉफ़ी, मक्का, सूरजमुखी, सोना, ये सब के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। देखिए सूती वस्त्र उद्योग का यह प्रमुख केंद्र है, और इसी के कारण इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का अगर मैनचेस्टर पूछेगा तब आपका आंसर जो होगा वो कोयम्बटूर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा जो है वो भूटान से नहीं लगती है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं भूटान की, तो भूटान जो है वो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और टोटल 699 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो भारत के साथ शेयर करता है। वो 4 राज्य है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत के जो कुल 16 राज्य हैं वो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो 7 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है हमारा, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। देखिए महावीर से अगर पूछेगा तो आपका आंसर होगा प्राकृत भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। लेकिन अगर यही गौतम बुद्ध पूछ देगा तो गौतम बुद्ध जो थे वो अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। तो याद रखिएगा, महावीर अपना उपदेश प्राकृत भाषा में और बुद्ध अपना उपदेश जो है वो जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। नेक्स्ट हमारा, द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। देखिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो था वो राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में और सबाकामी की अध्यक्षता में। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में और मोगलीपुत्तिस्त की अध्यक्षता में। और चौथे बौद्ध संगति जो है वो कुंडलबन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में और वसुमित्र और अश्व घोष की अध्यक्षता में। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति, तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। नेक्स्ट है हमारा, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। देखिए शुंग शासकों जो थे वो अपनी राजधानी जो है वो विदिशा में स्थापित किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विदिशा में। आपने नाम सुना होगा पुष्पमित्र शुंग, उन्होंने ही बृहदत्त की हत्या किया था और 185 ईसा पूर्व मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट हमारा, चेदी वंश का संस्थापक कौन था। तो चेदी वंश का संस्थापक कौन था, महामेघ वाहन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक था। खारवेल जो था वो इस वंश का महानतम शासक था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं वसुदेव की, तो वसुदेव जो था वो कन वंश का, और सिमुक की अगर बात करते हैं तो ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट हमारा कि प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो प्रथम हून आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय में ही प्रथम हून आक्रमण हुआ था। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था, इसकी जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है। तो जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त जो था वो हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। वहीं स्कंदगुप्त से और भी याद रखने वाली बातें हैं, यह कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ था। इसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया था और इसने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है हमारा, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। तो महमूद गजनबी की अगर आप लोग बात करते हैं तो यह जो था वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसके आक्रमण का जो वास्तविक उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ धन की प्राप्ति करना था। तो यह जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था यह 1025 में था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1025 में। और उस समय भीमदेव काठियावाड़ जो था वो वहाँ का शासक था, जो कि बिना युद्ध किए ही भाग जाता है। इस मंदिर के लूट में उसे लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगती है। महमूद गजनबी से और जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी, ये सब जो थे वो इसी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है हमारा कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। तो यह किसने करवाया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो था वो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुबैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ इसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का नींव भी डाला था। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करते हैं तो इससे और जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये है कि 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना किया था। यह जो था वो गौरी का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी। इसे लाख भक्स भी कहा जाता था और 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है और फिर इसे लाहौर में दफना दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा, इब्न बतूता जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली का काजी नियुक्त करता है और इब्न बतूता की एक पुस्तक है वो
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। रेहला नामक की पुस्तक की भी रचना इब्न बतूता के द्वारा ही किया गया था। वहीं अगर हम बात मोहम्मद बिन तुगलक की करते हैं तो इससे जो याद रखने वाली बातें हैं वो रखिएगा कि इसी के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया था। इसकी मृत्यु पर एक इतिहासकार था बदायूनी, वो लिखता था कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करते हैं तो यह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। इसने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की भी स्थापना किया था। इसने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था और उसका नाम दौलताबाद रखा था। नेक्स्ट हमारा सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। देखिए सरहिंद की युद्ध की अगर बात कीजिएगा तो मुगलों और सिकंदर सूर के बीच 1555 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व जो है वो बैरम खान के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1555 ईस्वी। और यही सरहिंद के युद्ध के विजय के बाद हुमायूं जो है वो दिल्ली, आगरा ये सब क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा कि पंचतंत्र का अनुवाद सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो इसका अनुवाद जो है वो हुसैन इब्न अली बैज अल कासिफ के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वही बदायूनी से याद रखिएगा, बदायूनी जो था वो रामायण का, और इब्राहिम सरहिंदी से याद रखिएगा इसने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो यह किसको किया गया था, चिनकलीज खान को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चिनकलीज खान। और चिनकलीज खान से एक चीज़ याद रखिएगा, इसने 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति के तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% भाग कंपनी को और 10% भाग जो है वो अपने पास रखना होता था। अस्थाई बंदोबस्त की जो योजना है वो जॉन शोर के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि सार्वजनिक समाज की स्थापना जो है वो किनके द्वारा किया गया था। तो सार्वजनिक समाज की स्थापना जो है वो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1871 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एम.जी. रनाडे। एम.जी. रनाडे को उनकी मेघा शक्ति के कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है और साथ ही साथ इन्हें पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। एम.जी. रनाडे से याद रखिएगा इन्होंने 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन भी किया था और यह गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी। मद्रास की संधि जो है वो अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज और हैदर अली के बीच। देखिए 4 जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में और फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो है वो मारा जाता है। नेक्स्ट है हमारा नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो नवजीवन समाचार पत्र के संपादक थे महात्मा गांधी। यह जो था वो हिंदी और गुजराती में प्रकाशित होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से और याद रखिएगा यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सब का जो संबंध है वो महात्मा गांधी से ही था। नेक्स्ट हमारा यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है। यूके सिन्हा समिति का संबंध जो है वो एमएसएमई से है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और तत्कालीन जो एमएसएमई के मंत्री हैं उनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट है हमारा कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा, आर्टिफिशियल मनी किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स को, यानी एसडीआर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशेष आहरण अधिकार को। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन जो है वो शामिल नहीं होता है। देखिए केंद्रीय बजट के पूंजीगत प्राप्तियों की अगर बात कीजिएगा तो इसके अंदर विनिवेश, आंतरिक बाजार उधारी, विदेशी ऋण एवं सहायता ऋण वसूली जो है वो आते हैं। और तो निवेश हो गया, ऋण भुगतान हो गया, ऋण वितरण हो गया, ये सब पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए निवेश, क्योंकि यहाँ पूछ रहा था कौन नहीं शामिल होता है, तब आपका आंसर जो होगा वो निवेश ही होगा। नेक्स्ट हमारा राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा की अगर बात करते हैं तो बजटरी घाटा में जब उधार एवं अन्य देयताएं जो सरकारी दायित्व है उसको आप जोड़ देते हैं तो वो राजकोषीय घाटा बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बजटरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं।
नेक्स्ट हमारा, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। देखिए, जब कोई देश भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करेगा तो अवमूल्यन में क्या क्या होगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा और साथ ही साथ आयात महंगा हो जाएगा, ये दोनों होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद अब तक भारत में 3 बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है। एक बार 1949 में, एक बार 1966 में और एक बार 1991 में। नेक्स्ट है हमारा, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है। अभी मैंने बताया कि 3 बार किया गया है। कब कब, एक बार 1949 में, एक बार 1966 में और एक बार 1991 में। नेक्स्ट हमारा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत शामिल होता है। तो विदेशी मुद्रा के अंदर SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स शामिल होता है। IMF के पास रिजर्व कोष होता है, स्वर्ण भंडार भी होता है और विदेशी परिसंपत्तियां भी होती हैं, जैसे कि शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, विदेशी मुद्रा हो गया, उसको विदेशी परिसंपत्तियां कहते हैं। तो ये सब भी ऐड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करते हैं तो ये प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये सब समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता पहला कह रहा है कि शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं, शक्तियों का कठोर पृथक्करण जो है वो राष्ट्रपति शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, ना कि संसदीय शासन प्रणाली की। तो ये तो गलत है। दोहरी कार्यपालिका, हाँ ये है, और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। पहला कह रहा है ये सही नहीं है, यह पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यह असीमित नहीं है। तो देखिए, मूल अधिकार जो है वो असीमित नहीं है, ये सही है, क्योंकि राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो यह तो सही है, लेकिन आपसे पूछ रहा सही नहीं है, यह अस्थाई नहीं है। देखिए, यह अस्थाई नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि संसद जो है वो इनमें कटौती कर सकता है। फिर कह रहा है ये बाध्य योग होते हैं, बिल्कुल ये बाध्य योग होते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो है वो कोर्ट की तरफ मूव कर सकता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ सही नहीं है पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है हमारा, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 32, जिसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। वहीं अगर हम और ऑप्शन अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो इसमें है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। और अनुच्छेद 40 में विवरण किया गया है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो कौन बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है वो किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन याद रहे इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 76। एक अनुच्छेद और याद रखिएगा, अनुच्छेद 88, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 88 के तहत ही भारत का महान्यायवादी जो है वो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का, लेकिन वह किसी भी सदन अथवा उनकी किसी भी समितियों में बोल सकता है। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो देखिए, लोकसभा में कितने हैं टोटल, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 552, जिसमें 530 सदस्य जो है वो राज्य से हो सकते हैं और केंद्र शासित क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 20। लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा की जो संरचना है उसका विवरण किया गया है अनुच्छेद 81 में, और सदस्यता के लिए मिनिमम कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक आयु चाहिए होता है लोकसभा की सदस्यता के लिए। नेक्स्ट हमारा, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए। तो लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है और राज्यसभा में अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है सदस्यों की, 250। राज्यसभा जो होता है वो एक अस्थायी सदन होता है जो कि कभी भंग नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट हमारा, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। संसद की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 यह कहता है कि भारत का संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। एक और अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 114 का 3। अनुच्छेद 114 का 3 यह कहता है कि संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन याद रखिएगा कि 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी जो थे, विरोधी दल के एक नेता थे, वो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया जाता है। और उसी समय से यह प्रावधान चलता आ रहा है कि विरोधी दल के सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष मनोनीत कर लिया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं लोक लेखा समिति की, तो लोक लेखा समिति से याद रखिएगा इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो हैं वो लोकसभा से, 7 जो हैं वो राज्यसभा से। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है और इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, चिराग शेट्टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, चिराग शेट्टी की अगर बात करते हैं तो इनको 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। नेक्स्ट हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मतलब ट्राई के बारे में पूछ रहा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य के काजी नींबू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये कौन से राज्य को किया गया है? असम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम से याद रखिएगा, असम के बोकासोल चावल और तेजपुर लीची को भी जीआई टैग मिला हुआ है। वहीं अगर हम लोग बात जीआई टैग की करते हैं तो जीआई टैग से याद रखिएगा, भारत का पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था और इसका पंजीकरण जो होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसार स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड का पहला रामसार स्थल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी भारत में टोटल रामसार स्थल कितने हैं? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी भारत में टोटल कितने रामसार स्थल हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्षता कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोल्कान बेजकिर। यह तुर्की के हैं और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की अगर बात करते हैं तो उसकी स्थापना जो है वो 1945 में, हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में और उनके हेड का नाम है एंटोनियो गुतेरेस। नेक्स्ट हमारा, अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो है वो केरल में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल से याद रखिएगा, केरल में थुम्बी महोत्सव भी मनाया गया है और साथ ही साथ चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है 2020 वो भी कोची, केरल में ही मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को प्राप्त हुआ है स्थान जो है वो 74। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पर है स्वीडन। ठीक है, जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। देखिए, कोई भी रैंकिंग से 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको जारी कौन करता है, भारत का स्थान उसमें कौन है और पहले स्थान पे कौन है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग विश्व आर्थिक मंच की बात यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1971 में और हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट हमारा, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? देखिए, बड़े राज्यों की अगर बात कीजिएगा तो केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, बड़े राज्यों में। लेकिन अगर छोटे राज्यों में पूछेगा तब गोवा को प्रथम स्थान, मणिपुर को अंतिम स्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में पूछेगा तो पुडुचेरी और लक्षद्वीप, इन दोनों को पहला स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा, ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है? तो ग्लोबल वैक्सीन समिट जो है वो ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट हमारा, किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है रानी रामपाल को और यह पुरस्कार पाने वाली वह विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी भी बन गई हैं।
नेक्स्ट है हमारा जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है। देखिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता हैं एस हरीश, जो कि एक मलयालम साहित्य के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एस हरीश। और इनकी एक उपन्यास है मॉस्टेक, उसके लिए ही इनको यह पुरस्कार दिया गया है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार की अगर अब आप बात कीजिएगा तो इसे भारत में सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार भी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ था। तो 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है वो मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। और इसका थीम जो था वो था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। मुंबई से याद रखिएगा, मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा महोत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। देखिए टाइलर पुरस्कार जो है वो पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचन सी डेली को मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पवन सुखदेव। लेकिन देखिए यहाँ अगर ऑप्शन में रहता डॉक्टर ग्रेचन सी डेली तब आपको दोनों टिक करना पड़ता, क्योंकि पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचन सी डेली दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। ठीक है, तो जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ देता है एक से अधिक, तब वहाँ आंसर आपका दोनों हो जाता, डॉक्टर ग्रेचन सी डेली भी। यहाँ जब ऑप्शन में नहीं है तो उसकी बात अलग है। अगर हम लोग टाइलर पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो यह पुरस्कार जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला सबसे पुराने पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार की जिम्मेदारी जो है वो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के पास है, और इस पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है। तो कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। वही अगर आपसे पूछ ले कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन घोषित करने वाला पहला राज्य, तब राजस्थान। सबसे पहले पूछ ले कि कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू कौन लगाया था, तब पंजाब। कोरोना से सबसे पहले मुक्त होने वाला राज्य, तो गोवा। और भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ, तो केरल। और कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई मामला नहीं मिला, तब लक्षद्वीप। ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा 25वें शीतकाल ओलंपिक कि खेलों की मेजबानी जो है वो किस देश के द्वारा किया जाएगा। ये 25वां शीतकालीन ओलंपिक पूछ रहा है, जो कि 2026 में होगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इससे पहले होगा 24वां शीतकाल ओलंपिक, जो कि 2022 में बीजिंग चाइना में होगा। लेकिन 25वां शीतकालीन 2026 पूछ लेगा तो ये इटली के 2 शहरों मिलान और कॉर्टिया डी एम्बिजो में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। नेक्स्ट हमारा दुनिया के सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण जो है वो किस राज्य में किया जाएगा। तो यह जो है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा गुजरात में तापी जिले के दोसबाड़ा में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है हमारा दी एंड गेम पुस्तक के लेख किनके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो है वो एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। तो यह 2024 तक रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2024। नेक्स्ट हमारा कि किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है हेमंत पांडे को। डीआरडीओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1958 में और हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में सदर जापरोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो सदर जापरोव को किर्गिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की अगर बात करते हैं तो यह मध्य एशिया में एक देश है जिसकी राजधानी है बिश्केक। नेक्स्ट है हमारा देश का पहला परागणकर्ता पार्क कहाँ विकसित किया गया है। तो यह किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी एक जगह है, वहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं परागणकर्ता पार्क की, तो इस पार्क को विकसित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो विभिन्न परागण प्रजातियों को संरक्षण करना है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन जो है वो एक सदिश राशि नहीं है। आप लोगों को पता होगा सदिश राशियाँ वो होता है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि वो होता है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा ताप के बढ़ने से द्रव्यों की श्यानता क्या होती है। देखिए ताप को बढ़ने से द्रव्यों की जो श्यानता है वो घट जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए श्यानता जो है वो द्रव और गैसों दोनों का ये गुण है, और द्रव्यों की श्यानता जो है वो ताप बढ़ने से घट जाती है, जबकि गैस की श्यानता जो है वो ताप के बढ़ने से बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं। वैसे चुंबकीय पदार्थ
जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकीय होते हैं उनको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन जैसे कि आप एज फॉर एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम, प्लैटिनम, मैग्नीज, तांबा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, ये सब जो है वो अणुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। देखिए हम लोग यह जानते हैं कि प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति रखता है, मतलब प्रकाश जो है वो कण और तरंग दोनों होता है। न्यूटन के जो कणिका सिद्धांत है उसमें यह कहा गया है कि प्रकाश को कणों से निर्मित माना गया है, और जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है उसमें यह कहा गया है कि प्रकाश को तरंग के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ तरंग आपसे पूछ रहा है तब हाइगेंस का सिद्धांत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। साथ ही साथ अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में और सर्च लाइट में भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अगर अब पूछिएगा तब कौन कौन है, तांबा है, जस्ता है और निकेल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा, जस्ता और निकेल। नेक्स्ट है हमारा कि अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किसका, एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 का होल 3 उसका यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है हमारा कि कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। तो कॉर्नेलाइट जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। नेक्स्ट हमारा स्टार फिश जो है वो किस संघ का जंतु है। तो स्टार फिश जो है वो इकाई नॉड मेटा का संघ का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस संघ के जंतुओं में एक चीज़ याद रखिएगा, इस संघ के जो सभी जंतु होते हैं वो समुद्री होते हैं। जल संवहन, उनमें जो जल संवहन तंत्र होता है वो पाया जाता है और पूर्ण उत्पादन की विशेष क्षमता होती है। साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क जो होता है वो विकसित नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन जो है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो वो होगा न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस। वहीं अगर सबसे छोटा कोशिकांग की अगर बात कीजिएगा तो उसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो न्यूक्लियस और सबसे छोटा पूछेगा तब कौन हो जाएगा, तब हो जाएगा राइबोसोम। न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस से याद रखिएगा यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि यदि माता का रक्त समूह O और पिता का रक्त समूह AB है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है। तो A और B हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, A और B। रक्त समूह की अगर बात करते हैं तो रक्त समूह से याद रखिएगा रक्त समूह का जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीन के द्वारा 1900 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है। तो देखिए एंथ्रेक्स रोग जो है वो जीवाणुओं से होने वाला रोग है जो कि त्वचा और फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के कारण यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो और भी कुछ डिजीज के नाम याद रखिएगा, जैसे निमोनिया, टेटनस, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सब जो है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा विटामिन जो है वो घाव भरने में सहायक होता है। तो यह होता है विटामिन सी यानी एक्सकॉर्बिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। यह जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवला में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो यह कौन करता है, यह हाइपोथैलेमस करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर बात करते हैं तो यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा का भी केंद्र होता है। साथ ही साथ जो हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है, पसीना, गुस्सा, खुशी, ये सब जो होता है वो हाइपोथैलेमस के ही नियंत्रण में होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है वो वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है। तो ये कौन सा हार्मोन है, एब्सेसिकम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन का पाचन जो है वो शरीर के किस अंग से आरंभ होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन है वो शरीर में अमाशय से यानी स्टोमक से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय से। साथ ही साथ याद रखिएगा अमाशय से जो निकलने वाला जठर रस होता है उसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाया जाता है और वही जो पेप्सिन एंजाइम होता है वही प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कि नातगंगी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है।
तो ये कहाँ स्थित है? नागालैंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर का नाम है आर.एन. रवि। ऊर्जा पिरामिड होता है, ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा। नेक्स्ट हमारा वेनेजुएला की राजधानी कराकस निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह ऑर्निको नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्निको। वेनेजुएला की अगर बात करते हैं तो यह एक साउथ अमेरिका का देश है। नेक्स्ट हमारा 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट हमारा इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो हैकेल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन याद रखिएगा अगर इकोसिस्टम पूछ देगा तब आपका आंसर जो होगा वो ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टॉटिंग किस देश की संसद है? तो स्टॉटिंग जो है वो नॉर्वे की संसद को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। नॉर्वे एक यूरोप का देश है जिसकी राजधानी है ओस्लो। वही अगर हम लोग स्वीडन की संसद की बात करते हैं तो इसको एरिक्सडैक कहा जाता है। डेनमार्क की संसद की बात करते हैं तो फॉल्केटिंग कहा जाता है और ब्राज़ील की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है बी.डी. मिश्रा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।